Five people experiences a mental health. यही रह गया। अब्दुल्ला जाफर, क्या बात है? आप हमें अपनी शक्ल दिखाना चाहते हैं? तो आप फर्श ना दिखाएं। हाँ, ठीक है हसीब, ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छी बात है जी, आपने हमें अपनी शक्लें भी दिखाई। बस अब आपने नहीं अपनी शक्लें दिखानी मुझे। हाँ, ओके सर, ठीक है। इंशाल्लाह जी दुआ करें 15 सितंबर आई विल हैप्पी कि आप मेरे पास फिजिकली क्लास पढ़ने में आओ। आई विल बी मच मोर कंफर्टेबल। आप मुझे मैं उन बच्चों को देखूं जिन बच्चों को मैं टीच कर रहा हूँ। अभी तक वो बच्चे आपको अपने पुराने स्टूडेंट्स याद हैं? आई विल बी मोर हैप्पी कि अगर मैं उन बच्चों को भी देखूं जिन बच्चों को मैं टीच कर रहा हूँ, तो वो कौन से ऐसे लिटिल फ्लावर्स हैं जिनको मैं खुशबू डाल रहा हूँ जिसके अंदर, हाँ, पढ़ने की। ओके, अच्छा जी, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। इंडेक्स नंबर एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है कि आपको प्राइस कंपैरिजंस इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज विद रेफरेंस टू अ बेस ईयर बताता है। परसेंट प्राइसेस अहमद रजा, मैं आपको बताता हूं, पहले मैं ये चीज कंप्लीट कर लूं। ये सबको म्यूट कर दें। आर्टिकल है, छोटा सा टॉपिक है, तो वो मैं कंप्लीट कर देता हूं। आप ना हैंड प्रेस बात में कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको ना पहले कंप्लीट कर। चुप कर जो सारे। सर आप म्यूट कर दो। सर को हमारी आवाज नहीं जा रही। चुप कर जो। चुप करो, चुप करो। सीब तू चुप, तू खा पाई। ये आपका एटीट्यूड है पाकिस्तानियों का। छोड़ दिया जाए, हम अपने एथिक्स में रह के बात भी नहीं कर सकते एक दूसरे से। कोई बात नहीं, बस एक अफसोस है, बाकी नहीं है। मैं लास्ट दो तीन दिन पहले डॉक्टर असरार का एक लेक्चर सुन रहा था, और उसमें था कि जो हमारे नबी पाक ने 5 निशानियां बताई हैं कि जब वो डे ऑफ जजमेंट क़यामत करीब आएगी तो वो कौन सी 5 निशानी है। उनमें से एक निशानी, औलाद अपने माँ बाप की कदर नहीं करेगी, बदतमीजी से बोलेगी। हम घरों में हो, हम टीचर के सामने हो, हम ऐसा ही कर रहे हैं। घरों में भी ऐसा ही होता है कि पेरेंट्स वहां पर कह रहे होते हैं, कुछ बच्चे जो है वो उनकी बात नहीं मानते। आपने भी ऐसा ही कहा था, आप भी ऐसा ही करते हैं। तो बहरहाल ये अब ज़्यादा कि हम क़यामत के दिन को बीइंग अ मुस्लिम अगर हमें बिलीव है तो रोक तो नहीं कर रहे कि अभी ऐसा रुक जाए, आ जाएगी, नहीं आएगी। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि जिस निशानियों के हमारे नबी ने जिक्र किया था, उन निशानियों में आप आ रहे हैं, यानी कि आप ये एक्ट कर रहे हो। मैं जितना मर्जी कर दूं, मैं जितना मर्जी आपको समझा लूं, या जितना मर्जी आपको मैं खौफजदा कर दूं, आपने कहना खैर है। क्यों? ये उम्र ऐसी होती है कि हमें किस चीज़ की फिक्र नहीं होती कि किस तरह से बोलना है, हमने किससे कैसे बात करनी है, तो ये नहीं है। और हम मतलब मैंने यही कह रहा ना कि हम रोक नहीं सकते, लेकिन वो जिस निशानियों का हमारे नबी ने जिक्र किया था कि औलाद ऐसी होगी कि वो एथिकली बोल भी नहीं सकेगी अपने कि कैसे बात करनी, हम उनमें से हो रहे हैं। तो हम अपनी नबी की हुई बात को तो नहीं हम बनाए कर सकते ना। तो इसलिए बच्चे, मैंने कहा था कि आपस में हम बात करें ना। अगर हमें एजुकेशन एक दूसरे से बात करना ही नहीं सिखा सकती, तो मैं तो कहता हूँ कि इस एजुकेशन का कतई फायदा नहीं, मत पढ़े इसे। तमीज पहले, बाकी चीजें बाद में। हमने अपने डिपार्टमेंट में, मेरे डिपार्टमेंट वाले बताते हैं, जहां पर मैं जॉब कर रहा हूं, कि आज से 40 साल पहले की बात है, इस डिपार्टमेंट में कोई मेडल नहीं लेता था, क्योंकि बड़ा टफ सब्जेक्ट है ना स्टैटिस्टिक्स का।
शायद ही किसी को नंबर कोई बहुत अच्छे आते थे। हिस्ट्री में क्या हुआ कि एक बच्चा ऐसा जिसने मेडल लिया स्टैटिस्टिक्स में, जो कि उनकी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि हर सब्जेक्ट में इतने % नंबर होने चाहिए, और अमेजिंग था। और टीचर्स कहते हैं कि वो बच्चा भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मैंने अपने टीचर से क्वेश्चन किया कि आपने फिर रखा क्यों नहीं उसको जॉब में? कहते जी उसे बोलने की तमीज नहीं थी, हमने नहीं रखा, सब कुछ पीछे चले गया। तो बी केयरफुल जी। तो इस एग्जांपल में जो मैंने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था वो था रियल वेजेस से क्या मुराद है। रियल वेजेस से मुराद ये है कि अगर मैं 50,000 रुपए की कुछ मार्केट से ये चीजें खरीद के लाता हूं, यानी कि लाइक ये 2010 की बात है, 50,000 रुपया मेरे पास था और मैंने इस 50,000 रुपए की ये चीजें खरीद ली, अपने ग्रोसरी आइटम्स और व्हाट्सएवर। अब ये 2012 आ गया, 2 साल गुजर चुके हैं, चीजें अब भी वो मैंने उतनी ही खरीदी हैं, बिल्कुल वही जितने किलो फर्ज करे उस वक्त मैं अपनी ग्रोसरी में घी खरीदता था, आज भी उतने आइटम ही लेकर आ रहा हूं, कम ज्यादा नहीं, जितने मैंने 2010 में खरीदे थे और वो 50,000 के खरीदे थे। आज मैं वो 70,000 रुपए के एग्जैक्टली वही चीजें खरीद रहा हूं। अब अगर आपको कहूं तो मैं ये कहूंगा कि 2010 के मुकाबले में 2012 के 70,000 रुपए जो हैं, अगर 10 के साथ कंपेयर करें तो वो 50,000 के बराबर है। उसकी जो परचेजिंग पावर है, मतलब क्या, जो 50,000 में खरीदते थे अब वही चीजें मैं 70 की खरीद रहा हूं, तो कूवते खरीद तो उसकी 50 वाली है ना, 2010 के मुकाबले की बात कर रहा हूं। इसे ही हम परचेजिंग पावर ऑफ रुपी, या इसको हम रियल वेजेस कहते हैं। वो जो 70,000 है वो मनी वेजेस कह देते हैं, यानी कि ये असल में तो 70 ही है, लेकिन अगर आप इसकी खरीद की बात करें विद कंपेयर टू 2010 तो ये तो फिर 50,000 के बराबर है। इसे हम कहते थे रियल इनकम या रियल वेजेस, या 70 की डिफ्लेटेड इनकम 50, अगर आप उसको एडजस्ट करें किसके साथ, 2010 के साथ एडजस्ट करें तो ये उसकी डिफ्लेटेड इनकम जो है वो आपके पास आ जाएगी। कुछ इसी किस्म का प्रॉब्लम है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को ना पहले मैं थोड़ा सा आप समझ लें, एक इस वे से करूंगा कि आपको समझ आए ना हम कर क्या रहे हैं, फिर एक डायरेक्ट फार्मूला। और वो क्यों? वो इसलिए कि एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे हम फौरन इसको जो है वो अपने प्रॉब्लम्स को हम कहेंगे चलिए ठीक है जी हमें समझ है, लेकिन टाइम भी तो बचाना है ना हमने। जैसे मैंने आपको कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्यूशन आना चाहिए, टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करें। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको आनी चाहिए, टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करें। अब भी यही कह रहा हूं कि आपको पहले मैं समझाऊंगा कि है क्या, प्रॉब्लम क्या था, कैसे सॉल्व किया, फिर उसी प्रॉब्लम का एक डायरेक्ट फार्मूला भी, ताकि आपका टाइम भी सेव हो। क्या है प्रॉब्लम? नेट वीकली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय वाज 80, उसकी कोई इनकम $80 थी, एंड सीपीआई वाज 160 इन 1980, 1980 की बात हो रही है। उस वक्त वो एम्प्लॉय $80 कमा रहा था, महंगाई उस वक्त भी 60% ज्यादा थी। कितना? सीपीआई उस वक्त था 160। इट रोज टू 200, सीपीआई की बात हो रही है, इन 1984। कहता है कैलकुलेट द एडिशनल अलाउंस, कितने उसको एम्प्लॉय जो $80 कमा रहा था और उस वक्त सीपीआई 160 था। कहता है अगर सीपीआई 200 पे चला जाए, महंगाई और बढ़ गई, 200 पे चला गया, कैलकुलेट द एडिशनल अलाउंस टू पे टू द एम्प्लॉय इफ ही हैज टू बी राइटली कंपनसेटेड। अब राइटली कंपनसेटेड से मुराद ये है कि जितनी की महंगाई ने दौड़ लगाई है ना, उतने की उसकी तनख्वाह भी आपने दौड़ के बढ़ा देनी है। राइटली कंपनसेट हो गया। वो कंपनसेशन यही होती है ना, भाई इतनी कम ने महंगाई बढ़ाई तो इतनी की आपकी तनख्वाह भी बढ़ गई। पहले भी आपके देखे ना, अगर मेरी तनख्वाह 50,000 की मैं चीजें लेता था, अगर गवर्नमेंट इतनी महंगाई करे कि मेरी वो चीजें अब 50 की बजाय 70 में आना चाहिए, तो मैं कहूंगा मैं राइटली कंपनसेट उस वक्त दूंगा अगर गवर्नमेंट मेरी तनख्वाह जो है वो 20,000 रुपया बढ़ाए। अगर वो 15 बढ़ाएगी ना, कहेंगे बढ़ा तो दी आपकी, 50 से 65 पे कर दी,
तो मैं अगर इसकी बात करूं, रियल की बात करूं, मैं कहूंगा देखने में तो वाकई 50 से बढ़ के 65 की हुई है, लेकिन क्या हो रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है, मेरी पे कम हो रही है, मुझे एडिशनल है। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि अगर महंगाई 160 से 200 पे जाए तो 80 को कहां लेके जाएं कि वो एम्प्लॉई राइटली कंपनसेट हो जाए। एक बात तो ये है कि 1980 में वो देखने में 80 रुपए थे, महंगाई के साथ एडजस्ट करके देखें तो 80 रुपए तो उस वक्त भी नहीं थे। वो महंगाई 180 है ना, 160 है ना, महंगाई तो अगर देखा जाए तो कमाई तो उस वक्त भी 80 की नहीं कर रहा था, और हम कह रहे हैं कि जितनी उस वक्त कर रहा था उतनी की आज कर दें। तो पहले ये तो कैलकुलेट कर लें कि उसकी रियल इनकम थी कितनी, रियल इनकम। अब रियल इनकम लेने के लिए रियल वेजेस इन 1980 इज द वेजेस इन 1980। एक मिनट जी, आप मेरा वेट करेंगे। तो मुझे पैसे उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि भी मैं आईटी वालों से पता करके आपको बताऊं क्या चाहिए। फोन तो नहीं आया, मैं क्लास खत्म करके ना, तो फिर मैं इनसे रास्ता करके ना, तो आपका नंबर है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, मैं बताऊंगा। कोई इशू होगा ना, कल मैंने वैसे जाना है, अगर कोई ऐसी बात हुई ना तो मैं आपसे रास्ता कर दूंगा, तो मैं फिर फिजिकली वहां जाके वो कोई मसला नहीं। आपसे मुझे ना तो अपना जो फीस वाउचर है उसकी एक स्कैन वो भेजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे अभी वैसे वो एक्चुअली डायरेक्टर जो है ना आईटी वाला, उसको शूट कर रहा हूं, लेकिन बिजी है ना, तो हां बस आप सेंड कर दीजिए, मैं वो आपको जी। तो आप सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करें जो कि रियल वेजेस का फार्मूला है कि 1980 में वो असल में कमा कितना रहा था। तो क्या फार्मूला रियल वेजेस का, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करूं, यहाँ पर स्टार्ट में ही आपको फार्मूले दिए थे मैंने, लाइक कहाँ थे, इंडिकेट सीपीआई, यहाँ पर थे, ये रियल वेज, दिस वन, रियल वेजेस इज इक्वल टू द मनी वेजेस डिवाइडेड बाय सीपीआई इनटू 100। तो ये आपके वो जो फार्मूले थे वो आ गए। और अब ये जो प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, ये वाला रियल वेजेस इन 1980 जो 80 नहीं है, वेजेस इन 1980 ओवर सीपीआई इन 1980 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 50। तो वो 80 तो उस वक्त भी नहीं कमा रहा था, क्योंकि सीपीआई 160 था। इस 80 को मैंने देखा तो ये रियल में, जो रियल में कमा रहा है या रियल जो उसकी वैल्यू है सी की, वो है 50। अब मैं चाहूंगा कि 1984 आ गया है, अब भी ऐसी इनकम तो हो शख्स की जिसकी रियल वैल्यू अब भी 50 ही हो, तो वो कितनी इनकम बनती है, कितने वेजेस बनते हैं जिनकी रियल वैल्यू जो है वो अब भी 50 ही हो। क्यों? 1980 में भी तो 50 ही था ना रियल में, तो यही कहा जा रहा है। तो इसके लिए अब दोबारा यही फार्मूला लिखूंगा, रियल वेजेस इन 1984 इज इक्वल टू वेजेस इन 1984 ओवर सीपीआई इनटू 100, ठीक है ना। और मैं अब कह रहा हूं कि 80 की जो रियल वेजेस है 50, 84 की रियल वेजेस भी वही 50 होनी चाहिए। इस दफा ये डिवाइडेड बाय सीपीआई इन 1984 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएंगे वेजेस इन 1984, ये उसके वेजेस आ जाएंगे, और वो बनता है 100। अगर आप उस शख्स को $100 देते हैं तो 200 चूंकि सीपीआई हो चुका है, आधा रह गया ना, ₹1 आधा रह गया, तो ₹100 50 रह गए। तो आप कहेंगे देखने में 100, लेकिन अगर 200 सीपीआई है तो रियल वेजेस उसकी 50 बनती हैं, और ये वही 50 हैं जो कि 1980 में भी वो 80 नहीं 50 ही अर्न कर रहा था। तो आप कह सकते हो कि वो राइटली कंपनसेट हो गया, राइटली कंपनसेट हो गया। तो इस सूरत में ठीक हो गया। तो अब जो मैंने बात की थी कि इसका फार्मूला चलें यहीं से बनाने की कोशिश कर लेते हैं। वो कैसे, ये जो 50 आपने कैलकुलेट किया है ये कैसे आया है, 50 आपके पास आया है वेजेस
कहां की? इन 1980 ओवर CPI इन 1980। अगर मैंने ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो ये 200 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा ना आंसर। 200 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 200 क्या है? ये भी CPI है, तो ये भी CPI है। किधर का? 1984 का। तो बजाय इसके कि ये काम करें, हम इस काम की बजाय डायरेक्टली जो सॉरी मैं इसको ना मैंने एक डाउनलोड यहां पर पड़ा होगा, एक मिनट, CA में मैंने कुछ चेंज किया था तो कॉपी नहीं कर सका। ये इंडेक्स नंबर्स हैं। देखें आईटी कितना आपको फैसिलिटेट कर रहा है। वन ड्राइव, ये USB है, मैं USB में चीजें सेव कर देता हूं। और कहां पर है? क्लाउड पे। क्लाउड पे है ये, यानी कि मेरे पास फिजिकली नहीं है। ये मुझे एक 15 GB की स्पेस अवेलेबल है, इसे वन ड्राइव बोलते हैं। घर में बैठ के काम किया, वन ड्राइव पे सेव कर दिया, जो कि एक USB है, लाइक क्लाउड पर है, यस, इसे क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। और वहीं से फिर मैंने यहां पर आ गया तो कोई USB नहीं लगाई, हर जगह वो USB मेरे साथ चलती है। हाँ जी, तो ये एक्चुअली डायरेक्ट फार्मूला है, यानी कि मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है कि ये सारी एक्सरसाइज। अब उसी एग्जांपल को मैं कह रहा हूं एग्जाम में कैसे करना है। आपने एक्चुअली स्टेटमेंट का मतलब है कि आपने कैलकुलेट करना है 1984 की वेजेस, जिसकी रियल वैल्यू जो है वो 1980 की बराबर हो। रियल वैल्यू कितनी? 84 की कितनी वेजेस 1980 की रियल वेजेस के बराबर हो। ठीक, ये तो वही एक्सरसाइज है जो मैंने परफॉर्म की। और अब डायरेक्ट क्या? वेजेस, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। वेजेस इन 1984 इज इक्वल टू वेजेस इन 1980 CPI इन 1980, ये वही है जिसका आंसर 50 आया था, एंड मल्टीप्लाई विद CPI इन 1984। डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। 80 की वेजेस 80 थी, CPI 160 था, CPI 2, यानी कि जो चीजें दी गई थी ना, 80 डिवाइडेड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 200, 100, वो डायरेक्ट आंसर आ गया। किसका? वेजेस इन 94। और उसने क्वेश्चन क्या किया था कि उसको कितना एडिशनल अलाउंस दिया जाए, यानी कि ज्यादा कितने पैसे दी जाएं एडिशनल। अब एग्जाम में क्या करेगा एग्जामिनर? 100 भी आंसर दिया होगा, आपने कहा ना बिल्कुल ठीक है 100 आंसर आ गया, जबकि उसने पता एडिशनल कितने पैसे दे। 80 तो वो ले रहा है, 100 होंगे तो देन उसके कंपनसेट होगा, तो एडिशनल उसको $20 देंगे, तो देन आप कहेंगे कि वो राइटली कंपनसेट हो जाएगा। और ये वो वाली कंपनसेशन है कि जिसकी जो रियल वेजेस हैं वो एग्जैक्टली उतनी ही आ जाएंगी कि जितनी के आपको ऑलरेडी वो पे कर रहा था। अच्छा, अब एक जो इस दफा भी जो पेपर आया है, इस पेपर में उसने क्वेश्चन किया था, मुझे बच्चा बता रहा था 3 नंबर का था वो, और 3 नंबर का क्वेश्चन ये था कि कैलकुलेट लेस पेयर या पार्शियल, दोनों में से मैं आई थिंक लेस पेयर था। कैलकुलेट लेस पेयर्स इंडेक्स नंबर, यानी कि ये वाला डेटा, जाहिर है कुछ थोड़ा बहुत कोई और होगा, लेकिन ये वाला। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था ना, फार्मूला लिखा मल्टीप्लिकेशन की एंड गेट द आंसर। अब ये जो फार्मूला है आल्दो सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए जाहिर है कि आपको थोड़ा टाइम इस पे सर्व करना पड़ा, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कोई फैसिलिटी नहीं है कि आप इस फैसिलिटी को जो है वो ले सकें, लेकिन कोशिश करेंगे आप कि ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेटर को यूज करें, क्योंकि मजबूरी है। आई कैप ने कहा हुआ है कि जी टाइम लिमिट है, आपको कैलकुलेटर पकड़ाए हुए हैं। अच्छा, कुछ बच्चे जो वाकई इस चीज को ग्रैब करते हैं वो कहते हैं जी क्वेश्चन तो आते हैं, सोल्यूशन में टाइम जाया होता है, हम कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करते हैं। मैं सब बच्चे नहीं कह रहा, जो इस जानिब चले जाते हैं कहते जी 1 घंटा पहले मैंने QT का पेपर कर लिया, 1 आवर, पूरा 3 घंटे का पेपर होता है, कहता जी मैंने 2 घंटे में कर दिया था,
क्यों, मुझे पता था ये ऐसे ऐसे करके डायरेक्टली कैलकुलेटर से हो जाना। लाइक मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, जिसे पता, फिलहाल आपको मैंने मीन वेरिएंस सिखाया है ना, वो कहते जी क्या करना, हम खुद ही कर लेंगे। मैं नहीं कह रहा कि मुश्किल है, लेकिन 2 मिनट तो लगाएंगे ना, और जिसने किया उसने फौरन ही कर लिया। अब ये जो फार्मूले हैं मैं सिर्फ हिंट करने लगा हूं, क्लियर? आप एफर्ट आपने करनी है, सोचना आपने है कि अच्छा जी कैलकुलेटर पे ये वाकई ये डायरेक्ट कैसे होंगे। तो कैसे, आपके पास एक ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑन करने की, आपको 2 कॉलम मिलते हैं, ठीक, आपको 2 कॉलम मिलते हैं। आप जरा इस फार्मूले को नोट करें जो कि है लेस्पेयर फार्मूला। लेस्पेयर फार्मूले में आप एक कॉलम में क्या करें, पी रख दें, पी एन, मैं ऊपर लिख भी देता हूं, ये एक्स वाले कॉलम में रख दें, और जो क्यू नॉट है उसका डेटा आप एफ वाले कॉलम में रख दें। जब आप एक्चुअली कैलकुलेटर की ये ऑप्शन यूज करते हो, है उसमें अवेलेबल सम एक्स, करते तो सम एक्स ही हो सिर्फ, लेकिन टेक्निकली वो क्या करता है, अगर आपने एफ भी साथ दिया हुआ तो पहले ही ना वो एफ को एक्स से आपस में मल्टीप्लाई करके और फिर सम कर देता है। ये याद है ना, वो हमने ग्रुप डेटा में भी किया था। तो ये समझ लीजिए ग्रुप डेटा के, ये डायरेक्ट, मैं फिर बोल रहा हूं कि ये डायरेक्ट नहीं है, इसको मोल्ड करके आप अपने प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, अपना मोल्ड करके आप प्रॉब्लम अपना किस तरह से बनाएंगे। वो क्या है कि आपको फर्ज करें फार्मूला है, इसका जो प्राइस है, प्राइस पी, वो एक्स वाले कॉलम में रख लें, और जो क्यू नॉट है इसको आप एफ वाले कॉलम में रख दें। और इसके बाद जब आप कैलकुलेटर से ये ऑप्शन यूज करोगे तो करता क्या है, वो x को f से मल्टीप्लाई कर देता है, यानी कि पी एन को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला, ये सारे स्टेप कैलकुलेटर करेगा, और आपको जो आंसर, और हमें चाहिए भी यही चाहिए ना हमें, वो आपको कैलकुलेट करके डायरेक्ट देगा। वो मल्टीप्लीकेशन का सारा टाइम बच गया। मैं नहीं कहता मुश्किल है, टाइम तो लगाएगा ना दिस मल्टीप्लाई, और आपसे कैलकुलेटर में फीड करते हुए 70 की बजाय 7 ही फीड हो गया, तो आंसर तो फिर और आ गया, और आपने टाइम भी जाया किया और आंसर भी मैच नहीं किया। कैलकुलेटर से करना है, ये कंसर्न है। देख लेते हैं, मैं कैलकुलेटर यहां पर ले लिया मैंने, और इस कैलकुलेटर पे यहां पर ले आते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑन करनी है, याद है, सेटअप में जाके शिफ्ट सेटअप डाउन एरो स्टैट का नंबर 4 फ्रीक्वेंसी ऑन। ये मेरी पिछली जो वीडियो मैंने भेजी थी उसमें भी मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था, फ्रीक्वेंसी ऑन। अब आपने स्क्रीन पे डेटा लेकर आना है, मोड स्टैट 1 वेरिएबल, वो देखें आ गया, एक्स भी आ गया और साथ ही फ्रीक्वेंसी भी आ गई। इंपॉर्टेंटली यहां आपने पी एन, ये एक्स में फिट करना है, पी एन, तो मैं लिख लेता हूं, ये मेरे लिए फिलहाल एक्स होगा, पी एन, और क्यू नॉट जो होगा वो एफ होगा, और ये क्यू नॉट है लाइक दिस, ये एफ होगा। 1-2 दफा आप करोगे ना उसकी प्रैक्टिस, तो फिर आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। तो 75, 80, 32 और 85 7 वाले कॉलम में शिफ्ट हो गए। केयर करनी है, फर्स्ट रीडिंग तक पहुंचना है, ये ना कि आप उधर से स्टार्ट कर दें। 300, 240, 132 और 280 डेटा फीड हो गया। इंपॉर्टेंटली पी आपने एक्स में, क्यू नॉट आपने एफ में। ऑल क्लियर? शिफ्ट 1 सम्स किधर पड़े हुए हैं, नंबर 3 में सम्स। ये नंबर 2 आप कहें सिर्फ एक्स ही लिखा हुआ है और एक्स में तो सिर्फ पी है, तो हम अगर कर देंगे ये तो समेशन पी एन कर देगा, बस नहीं, उसने इसको खुद ही एफ से मल्टीप्लाई कर लेना है, और एफ से क्या मुराद है, क्यू नॉट मल्टीप्लाई करके आपको आंसर देगा 2 इक्वल, आ गया आंसर 69724 69724। ये तो फिर काफी शॉर्ट हो गया, हाँ काफी शॉर्ट हो गया। अच्छा अब आपने, अब जरा नीचे आ जाए, आप कहें जी कि
एफ में तो उसने रहना है, क्यू नॉट बिल्कुल ठीक है, एफ में फीड है। हाँ, अब ये जो एक्स वाला डेटा है ये अब पी एन की बजाय पी नॉट है, यानी कि ये डेटा फीड होना है। 75 की बजाय 70, 80 की बजाय 72, 32 की बजाय 25 और 85 की बजाय 60। तो क्या करेंगे, वापस जाने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट 1 ये डेटा। इससे मुराद ये है कि जो डेटा आप डेटा फीड कर चुके हैं, अगर आप उसे देखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो नजर आ जाएगा। देखें ये नजर आ रहा है। और अब आप पहला कॉलम चेंज कर दें, 70, 72, सॉरी 72, 25, 60। बाकी एफ तो वही है ना इसका भी, एन नॉट। शिफ्ट 1, सॉरी शिफ्ट 1, 3, 2 इक्वल 58380, 58380 डिवाइड करके सॉल्व, मल्टीप्लाई बाय दिस वन, सॉल्व हो गया। हाँ, तो बाकी भी कोशिश करें। लेस पेयर तो मैंने कर दिया है, पाशीज कोशिश करें। जेन देखे ना, आपके जेन में आ गया कि एक एक्स होता है, एक एफ होता है। जब आप समेशन एक्स करेंगे तो उसने इसको मल्टीप्लाई करके जमा करना है। देख लें, एक एक्स में रख दें, एक एफ में रख दें, तो यहां पर आपको ये नजर आ रहा है ये तो सेम रहना है, तो एफ वाला सेम कर दिया। यहां क्यू एन को एफ में कर दें, एक्स में एक दफा पी एन कर दें, एक्स में एक दफा पी नॉट कर दें, चलें पाशीज फार्मूला भी बन गया। जरूर कोशिश करें। मैंने दो चीजें आपको बता रहा हूं कि आपने साथ साथ टाइम सेव भी करना है। ठीक है जी, तो ये तो था इंडेक्स नंबर का ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। और यहां तक जो भी आपसे मैंने फिलहाल यहां तक जो पढ़ा है, आई कैप इसको ना बेसिक स्टैटिस्टिक्स कहता है, यहां तक बेसिक स्टैटिस्टिक्स बोलता है। अब ये जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है इसमें उसके अकॉर्डिंगली 20 नंबर का प्रॉब्लम, 20% एक्चुअली 20% वही 100 पे 100 जो है वो नंबर का है, तो 50 तो आने ना, 50 जो है वो इधर से, तो 20% का इसमें से वो प्रॉब्लम जो है वो आपको करेगा। दैट इज द बेसिक स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स इंडेक्स नंबर तक कंप्लीट होती है, और आई कैप जो है वो उसमें इसको जो है वो 100 नंबर तक का 20% का क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें से जो है वो पूछता है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैं जो भी आपसे डिस्कस करता हूं, बजाय इसके कि मैं आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दूं, मैं पहले एक प्रॉब्लम शेयर करता हूं कि ये प्रॉब्लम है, और फिर आपसे उस आर्टिकल पे आते हैं कि अच्छा अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अक्सर हम देखते हैं, अगर मैं अपने यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करूं, कि वेरिएबल्स आपस में ना उनका कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है। वो कैसे? फर्ज करें ये एक सर्कुलर प्लॉट है और इसके अंदर ना ग्रास लगानी है, ये सारी इसके अंदर घास लगानी है, और आपसे फर्ज करें कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाता जी कितनी घास चाहिए। अब आप कंफ्यूज हो गए कि ये कैसे पता चलेगा, ये सर्कुलर प्लॉट है। इसकी एक आइडिया आपके ज़हन में आया, एरिया कर लेते हैं। हाँ, एरिया ही ठीक है। अब एरिया की रिक्वायरमेंट है कि फाइंड तो आपने एरिया करना है, ए। अब आप कहें जी एरिया फाइंड करना है तो हमें इस सर्कल से क्या चाहिए? सिर्फ एक इंफॉर्मेशन, और वो ये कि आप उस सर्कल के सेंटर से उसकी जो बाउंड्री है बस उसका डिस्टेंस ले लें, नथिंग मोर देन दैट, और कुछ नहीं चाहिए। और इसको आप रेडियस बोलते हैं, आर। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है कि पूरे सर्कल का एरिया चाहिए? और वो क्या सवाल गंदम जवाब चने वाला साहब नहीं हो रहा कि हम तो इस पूरे सर्कल का एरिया आपसे मांग रहे हैं और आप जवाब दे रहे रेडियस बता दें। मैं कहूंगा बताएं तो सही। इसलिए कि क्या रेडियस का कोई एरिया से रिलेशन बनता है रिलेशन। इक्वेशन इज अ रिलेशन, ए इज इक्वल टू, बन गई इक्वेशन।
आपने कहा ना इसका वहां वाकई ये तो रिलेशन बन गया, फिर क्या, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, दिस इज आर रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अगर आपको आर मालूम होगा तो आप बिल्कुल एरिया बता सकते हैं, तो जिंदगी आसान हो गई। हाँ, इतना बड़ा सर्कल, सारा एरिया कैलकुलेट करना था, आपने कहा जी किसी तरह से सेंटर से एज तक का, वो मुकलादा बात है जी, सेंटर से एज तक का डिस्टेंस भी तो मेजर करना, भाई कुछ तो करें ना, ये तो नहीं अब हवा में बातें तो नहीं करनी। तो उससे बेहतर नहीं था, हाँ उससे तो बहरहाल बेहतर ही है। तो बिकॉज देयर इज एन रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, सो विद द हेल्प ऑफ आर वी कैन फाइंड द एरिया। ओके, अच्छा यही जो प्लॉट है, इस प्लॉट के ऊपर एक तार भी लगानी थी, यहां से स्टार्ट करना था, वो बच्चे आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, खराब करते हैं, हमने एक तार लगा देनी है यहां तक पूरे सर्कल तक, और ये काफी बड़ा सर्कल है, यहां तक तार लगानी है। अब क्या करें, अगेन आर ही आपकी हेल्प करेगा। अब भी सिर्फ इतना ही फासला काफी है, यस अब भी इतना ही फासला काफी है हमें। वो कैसे, इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर। पी क्या फार्मूला होता है उसका, 2 पाई इनका 22/7 इंटू आर। अब भी आर ही चाहिए, दैट्स वेरी गुड। तो आर की मदद से इसलिए एरिया फाइंड हो गया, आर की मदद से इसलिए पेरीमीटर फाइंड हो गया कि इनमें रिलेशन था। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान है। अब भाई अब आसान है, जिसने ये फार्मूला बनाया था उसने, किसी ने तो बनाया होगा ना, किसी ने तो ये डेरिवेशन की होगी, जिसने आम लोगों को बताया कि आर की मदद से कैसे फाइंड करते हैं एरिया, आर की मदद से पेरीमीटर कैसे फाइंड करने हैं। तो वो तो सोचें, हाँ याद करना तो आसान है, लेकिन बनाना वाकई मुश्किल काम था उस वक्त जब जिसने भी ये फार्मूला ड्राइव किया। तो ये बताया जा रहा है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। क्या फायदा, फायदा भाई ये है कि आर अगर आपको मालूम हो तो इतनी छोटी सी एफर्ट आपको इस मुकाम पे ले जाएगी कि आप उस पूरे सर्कल का एरिया बता सकते हो, उस पूरे सर्कल का आप पेरीमीटर बता सकते हो। कब पॉसिबल हुआ, जब एक मैथमेटिकल लिंक आपको पता चल गया। आप अपनी मर्जी से देने r+5 कर दें, नो पाई आर स्क्वायर कर दे तब एरिया आता है, 2 पाई आर कर दे, 3 पाई आर भी करेंगे तो गलत हो गया। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ठीक, अब इसी तरह की रिलेशन की बात मैं और करने लगा हूं आपसे, और वो क्या है, कहा जाता है कि अगर आप फर्टिलाइजर डालते हो तो यील्ड किसी क्रॉप की अप टू सम एक्सटेंट बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है। टू सम एक्सटेंट का ना, अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ओवरडोज हो जाती है। हाँ ऐसा तो है। तो एक डेटा जब रिकॉर्ड किया गया, आप फर्ज करें ये फर्टिलाइजर थी, ये यील्ड आ रही थी, और बताया ये जा रहा है कि अगर आप 2 kg फर्टिलाइजर डालते हो तो उस प्लॉट से 10 kg या यील्ड आ जाती है, ऐसे ही सपोज हाइपोथेटिकली। जब आप 3 kg डालते हो तो 15 kg आती है, जब 4 kg डालते हो तो 20 kg यील्ड हो जाती है, 5 kg डालते हो तो 25 kg यील्ड हो जाती है, और एंड सो ऑन। इसी तरह से वो बढ़ती जा रही है। आपको कहें कि क्या इनमें कोई रिलेशन चल रहा है, यस इनमें भी रिलेशन चल रहा है। वो क्या रिलेशन इनमें चल रहा है, यानी कि किस तरह से वो रिलेशन चल रहा है, तो मैं कहूंगा कि अगर आप इसका नाम फर्ज करें, ये यील्ड है इज इक्वल टू 5 इंटू फर्टिलाइजर, ये कर ले 5 इंटू फर्टिलाइजर। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, चेक करें जरा, अगर फर्टिलाइजर 2 हो, 2 और यील्ड का आंसर 10 आता है, डेटा तो यही कह रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसका आंसर 3 हो तो फिर यील्ड 15 आती है, ठीक है। अगर इसका आंसर 4 हो तो फिर आती है 20, बिल्कुल ठीक है। तो ठीक, मैंने इसका भी रिलेशन आपको, जिस तरह से वो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, p इज इक्वल टू 2 पाई आर करके लिखा, इसी तरह से मैंने कह दिया
कि यील्ड को फर्ज करें मैं y कह देता हूं इज इक्वल टू एंड देन 5 और x। ये तो बड़ा अच्छा हो गया। फिर आप कहें ठीक है जी, अब अगर कोई पूछे मुझसे 5 kg 25, 6 kg 30, ऐसे करके आप फौरन उसका आंसर कर सकते हैं। रिलेशनशिप का एक्चुअली ना यही एडवांटेज होता है, बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल्स। बिल्कुल सही है। मसला अब कहां पर आया, मैंने 2 kg फर्टिलाइजर डाली, यील्ड आ गई 10। मैंने 3 kg फर्टिलाइजर डाली, यील्ड आ गई 16, थोड़ी बढ़ गई। 4 kg फर्टिलाइजर डाली, यील्ड थोड़ी कम हो गई, लाइक 19। 5 kg डाली, चलो ठीक है 25 एंड सो ऑन। अब क्या रिलेशन है, अब तो नहीं वो बनेगा जो मैंने लिखा हुआ है। 5 2 10 तो ठीक है, 3 है तो 15, वहां तो 16 लिखा हुआ है। अगर 4 रखूंगा तो 20, वहां तो 19 लिखा हुआ है, तो ये तो ठीक नहीं है। तो आप कहें जी रिलेशन तो क्या, फिर रिलेशन नहीं है? नहीं, रिलेशन तो है, रिलेशन तो है। फर्टिलाइजर बढ़ाते हैं, हीट बढ़ती है, दिस इज द रिलेशन। आप कहें जी ठीक है रिलेशन है, तो फिर जरा लिखें, पहले तो आपने लिख के बता ही दिया था, अब बताएं। अब मसला ये है कि ये जो इस वक्त रिलेशन है ये एग्जैक्ट नहीं है, कोई एग्जैक्ट पैटर्न पे नहीं है। कभी वो 5 बढ़ जाती है, कभी 4 बढ़ती है, कभी 3 बढ़ती है, कभी 6 बढ़ती है, बढ़ तो रही है, रिलेशन है तो हो रहा है ना। वरना तो आप कहें जी इससे क्या फर्क पड़ता है, फर्टिलाइजर बढ़ा रहे हैं, यील्ड पर क्या फर्क है? भाई उसका रिलेशन है। लेकिन जब कहते हैं जी अच्छा उस रिलेशन को बताएं क्या है, वहां हम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि कोई समझ नहीं आ रही कि वो क्या पैटर्न बनता जा रहा है, कैसे लिखें इस रिलेशन को। इसके लिए हमें एक टेक्निक पढ़नी है। आप क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स में इस डेटे के ऊपर आप रिग्रेशन का फार्मूला लगा दें। रिग्रेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या करता है, ऐसे रिलेशनशिप आपको डेटे से बना के बता देगा जो कि एग्जैक्ट नहीं होंगे, है ना। एग्जैक्ट नहीं थे ना, कभी 5 कभी 3 कभी 4 कभी 2, तो एग्जैक्ट तो नहीं था ना। क्या बताएं, देखें वो आपको ऐसा डेटा बना के देगा कि जो रिलेशनशिप एग्जैक्ट भी नहीं है, जिनको आप जानते भी नहीं है, लेकिन डेटा देख के आप उनका एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर देते हो कि जी डेटा के मुताबिक ये रिलेशनशिप। हमारी यूनिवर्सिटी तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा इसको यूज करती है, इसलिए कि केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, एक्सपेरिमेंट करता है, वो कहता है जी मैं टेम्परेचर नोट कर रहा था और साथ साथ मैं केमिकल यील्ड नोट कर रहा था, तो जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाता था केमिकल यील्ड बढ़ती थी, और एक खास टेम्परेचर के पास मजीद बढ़ाता था तो कम हो जाती थी। लेकिन रिलेशन तो था ना। अब मैं कैसे लिखूं मैथ्स की मदद से, हम कहते हैं वो रिग्रेशन की टेक्निक पढ़ लो, समझ आ जाएगी कैसे लिखना है। वेटनरी साइंस का स्टूडेंट ऐसे करता है, वो कहता है जी मैं पहले एनिमल्स को फीड देता था, इसका वजन बढ़ता था, फिर देता था, वजन बढ़ता गया, लेकिन एक स्टेज ऐसी आई कि खुराक तो खा रहा था लेकिन एक खास वजन उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा, बढ़ तो रहा था लेकिन उस एनिमल का उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा था जैसे पहले बढ़ रहा था। अब क्या करूं, कैसे लिखूं, मैथ्स की मदद से रिग्रेशन एनालिसिस कर दें इसका। सिमिलरली फॉर ज़ूलॉजी एंड बॉटनी, ऐसे रिलेशन जो रिलेशन तो हैं, एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन हमें उनका एग्जैक्ट पैटर्न नहीं पता, एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं हमें आइडिया। तो इसके लिए फिर हम कहते हैं कि आप एक स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक पढ़ लें। वो क्या करती है, वो डेटा को देख के, डेटे को पढ़ के, एनालाइज करके सिंपल वर्ड्स में एक मैथ की इक्वेशन बना के देती है। देखिए ये बहुत बड़ा आइडिया है, बहुत बड़ी थ्योरी होगी ना। V = mc², याद करने के लिए नहीं कह रहा मैं आइडिया की बात कर रहा हूं। देखिए पता नहीं कितना उसने एफर्ट की, कितने साल उसने इसके ऊपर काम किया, क्या क्या पापड़ बेले, बाद में क्या क्या खोदा पहाड़ निकला चूहे वाली बात। ऐसे नहीं है, वो इतना काम किया, बाद में कहता है E = mc², बस। तो आप बना लेते, इतनी एफर्ट की थी तो उसने ये सारी एक्सरसाइज की ना। वो कहते हैं ना कि एक मशीन खराब हो गई और बड़ी इंपोर्टेंट मशीन थी, वो चल ही नहीं रही थी, तो कहा जी ये फ्रांस से आई है, फ्रांस के इंजीनियर से बात करें। फ्रांस के इंजीनियर कहते हैं जी हम इतना एक दिन का आपसे खर्चा लेंगे, इतने डॉलर हमारी रिहाइश होगी, खाने पीने का खर्चा होगा, जहाज का टिकट होगा, 5 इंजीनियर आएंगे और आपकी ये 3-4 करोड़ की या 5 करोड़ की मशीनें चला देंगे। मजबूरी बन रही थी।
कि जी पे करें, तो 5, 7, 10 लाख रुपया लगता है। तो उसने किसी को कहा जी फलां जगह एक बड़ा अच्छा कारीगर बाबा, सियाना बाबा जिसे नहीं कहते, वो है, उससे पूछते हैं जाके, वो भी मशीनों का काम करता था। बाबा जी को लाया गया, बाबा जी ने वो सारी मशीन को बगौर देखा, कहता है हथौड़ा लाओ। क्या करना जी, उनका लाओ तो सही। हथौड़ा ले आए, बाबा जी ने वो घूम के देखा और एक जगह पर एक जोर से हथौड़ा मारा और मशीन चल पड़ी। वो सारे बड़े हैरान हुए, चलें बहरहाल उनका काम हो गया। उन्होंने कहा जी बाबा जी कितने पैसे? कहता जी लाख रुपया। उसने कहा बाबा जी हथौड़ा मारने का लाख? तो कहता खुद मार लेते, मुझे जरूर बुलाना था, अगर सिर्फ हथौड़ा ही मारना था तो खुद मार लेते। तो बात ये नहीं थी, उस बाबा जी ने देख लिया ना कि कहीं इसकी जो वो क्या होती गरारी जो है वो थोड़ी सी डिसबैलेंस हुई थी। हाँ, वो अगर सीधी हो जाती तो वो गरारी आपस में फंस जानी थी, मशीन ने चल पड़ना था। बस उसने यही उसका नॉलेज करने का, उसने कहा यहां थोड़ा मारोगे गरारियां आपस में सीधी हो जाएंगी, फंस जाएंगी, मशीन चल पड़ेगी। तो बात यह नहीं है कि एक थोड़ा मारने का 1 लाख है, बात यह है कि उसने इतना आइडिया यूज किया, अपना तजर्बा यूज किया और निचोड़ उसका एक थोड़े की थी। ठीक है ना? तो इसी तरह से ही ये सारी एफर्ट की और बाद में क्या एक अच्छी खूबसूरत चीज बना के दी। ये ले जी, हमने आपको रिलेशन बता दिया है, अब आप इसमें एक्स की वैल्यू डालते जाएं, वाई की वैल्यू निकालते जाएं, ये मशीन बनी हुई है, रॉ मटेरियल डालते जाएं, वाई वहां से लेते जाएं। ओके, हमारे जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहां पर भी यील्ड कैलकुलेटर पड़ा हुआ है। फार्मर्स को कहते हैं आप अपनी सॉइल का डेटा डालें, यहाँ पर डालें आपकी सॉइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम आपको बताएंगे कि अगर आपने गंदम बीजनी है तो इतने किलो गंदम आपको, इतने मन गंदम आपको अपने इस फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक से मिल जाएगी। वो कहेगा इतना खाद, इतना कुछ, सिर्फ इतनी मैं नहीं बनाता। ये करने के बाद ना सोचें, पहले सोच लें। तो ये ऐसे नहीं बनाया हमने, उन पुराने फार्मर से डेटा लेके हमारे यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने और फिर स्टैटिस्टिक्स वालों से हेल्प लेके एक मशीन बना दी, यानी कि रिलेशन बना दिया, इसमें इनपुट कर दें, आउटपुट लेते जाएं। ठीक है ना? वो कैसे बनाते, कैसे हैं, रिग्रेशन एनालिसिस करते कैसे? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस। मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगा इसकी थ्योरी और फिर इसके जो प्रॉब्लम्स होंगे वो हम उसी तरह से पढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स कैसे डिटरमिन करने हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनी इन्वेस्टिगेशंस इज टू अंडरस्टैंड, समझें, एक्सप्लेन, बताएं क्या, द रिलेशन अमंग द वेरिएबल्स। फ्रीक्वेंटली one wants to know how and to what extent a certain variable is related to a set of other variables। कि एक जो पर्टिकुलर वेरिएबल है लाइक यील्ड, वो बाकी वेरिएबल से कैसे रिलेट करता है। अच्छा, मैंने वैसे तो लिखा हुआ है अदर वेरिएबल्स, तो यील्ड सिर्फ फर्टिलाइजर पे तो नहीं ना डिपेंड करती, वो वाटर लेवल पे भी करती है, टेम्परेचर पे भी करती है, मॉइस्चर पे भी करती है। हमारा ये जो कोर्स आई कैप का, इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि सिर्फ ऐसे रिलेशनशिप आपने बताने हैं कि जिसमें वेरिएबल रिलेट करता है किसी और एक वेरिएबल से, सिर्फ एक से। अदर वेरिएबल्स वैसे तो लिखा हुआ होता भी ऐसा ही है, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम जो कि बड़ा सिंपल यानी कि अभी इनिशियल लेवल का है, तो ऐसे प्रॉब्लम हमें होंगे जिसमें हम रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेट होगा। ये ऐसे नहीं होंगे कि जी 3 वेरिएबल इफेक्ट करने यील्ड को, तो कैसे बनाएं इनका रिलेशन, तो ये नहीं है, ये नहीं है। अब रिलेशन होते दो टाइप के मैंने भी आपको बताए थे। एक को हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक रिलेशन, उनको फंक्शनल रिलेशन भी कहते हैं। और वो कैसे होते हैं? द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज नोन एग्जैक्टली। ये नहीं हो सकता कि 3 मीटर का अगर कोई सर्कल हो तो आप कहें जी कभी उसका एरिया कुछ आता है और कभी 3 मीटर के सर्कल के एरिया को डिफरेंट ही आ जाता है। अब क्या करें? तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वो नॉन एग्जैक्टली 100%, देयर इज नो अनसर्टेनिटी ओवर देयर, लाइक दिस वन। बहुत सारे फार्मूले, न्यूटन्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयज लॉ, सारे रिलेशन ही तो हैं। और क्या है? नॉन एग्जैक्टली। ये कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि जी कभी तो इतना वॉल्यूम हो तो इतना हो जाता, कभी इतना हो तो इतना हो जाता, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हम उस रिलेशनशिप की बात नहीं करेंगे, वो तो बन गए। हम उस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, करने वाले हैं प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशन।
स्टेटिस्टिकल रिलेशन। वो कैसे होते हैं? द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स आर नॉट नोन एग्जैक्टली, सही तरह से एग्जैक्टली पता ही नहीं क्या हो रहा है। वो कैसे? हर 10 मीटर का जो सर्कल होगा उसका एरिया तो सेम होगा, लेकिन हर वो प्लॉट जिसमें 10 केजी फर्टिलाइजर डालूंगा यील्ड सेम नहीं आएगी, वहां से नहीं ना आएगी। अब कैसे बताना रिलेशन? आप कहें जी कभी 10 केजी डालते हैं तो यील्ड कुछ और आती है, कभी 10 डालते हैं तो यील्ड कुछ और आती है, तो इंटायरली डिफरेंट आ जाती है, बिल्कुल डिफरेंट आ जाती है। द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स आर नॉट नोन एग्जैक्टली एंड वी हैव टू अप्रोक्सीमेट करना है, अंदाजा ही लगाना है, एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते, जो कि नॉन एग्जैक्टली तो है ही नहीं। वी हैव टू अप्रोक्सीमेट द रिलेशन एंड डेवलप मॉडल्स। इक्वेशंस कह दें, ये आपके लिए ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। चलें, इक्वेशंस क्या करती है? दैट कैरेक्टराइज देयर मेन फीचर, जो आपको ये बताए कि ये भाई ये रिलेशनशिप तो एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेट करके एक आपको इस तरह का अप्रोक्सीमेट करके ये आपको हमने रिलेशन बना के दे दिया। यही काम हमने करना है। आप कहेंगे ये तो उधर मैथ वाला काम नहीं हो गया। देखते हैं, बिल्कुल मैथमेटिक्स के स्टेप पे चलेंगे। और क्या रीजन थी कि मैथ से हमें स्टैट अलग करना पड़ा ना? कोई रीजन तो होगी। एग्जाम्पल्स अब क्या है? किसी भी क्रॉप की जो यील्ड है वो फर्टिलाइजर पर तो डिपेंड करती ही करती है, और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि यील्ड को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ठीक, जिसका हमने रिलेशनशिप डिजाइन करना होता है। आप समझ लें, लिखने का पैटर्न है, कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आप उसको लिख लेते हो। ये एफर फंक्शन लिखा हुआ है, वो एक टेक्निकल वर्ड है। इसका मतलब है कि हम फर्टिलाइजर का रिलेशन देखना चाहेंगे यील्ड के साथ, बट कीप इन माइंड कि यील्ड को फर्टिलाइजर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं वो इफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें रेनफॉल आ जाती है, क्वालिटी ऑफ सीड आ जाता है, मॉइस्चर लेवल आ जाता है, जमीन के इंग्रेडिएंट आ जाते हैं, एंड बहुत सारी। आपने कहा वो तो नहीं आपने लिखा तो है, ये ई फॉर एरर, अदर फैक्टर्स कह दें, वो सारे लिखे हुए मैंने। आप कहीं फलाम वो सब मैंने इधर। वो नहीं होता जब वो पुलिस को एक रिपोर्ट करा देते हैं तो पुलिस क्या करती है? मेन लोगों के नाम लिखती है कि जी इस लड़ाई में जी अब्दुल मजीद शामिल था, शफीक अहमद शामिल था, जमालदीन शामिल था, वगैरह वगैरह, चंद नाम और चंद नामालूम अफराद, ये वही लिखा हुआ है मैंने। वो जिधर भी आप कहूंगा ना ये नहीं करता, मैंने कहूंगा इसके अंदर, वो नहीं करता इसके अंदर। वो क्यों नहीं लिखे? वो जी माइनर से, मैंने कहा मेन तो फिर फर्टिलाइजर ही करती है, क्योंकि आपका कोर्स ऐसा है कि जिसमें एक ही आपको स्टडी करना है वेरिएबल, तो इसलिए मैंने एक लिखा, बाकी सारे उसमें डाल दिए। ठीक है। टेम्परेचर डिपेंड करता है रेनफॉल पर। हाँ, बारिश हो जाती है तो कम हो जाता है, बिल्कुल सही है। और भी फैक्टर है, पोल्यूशन काउंट कितनी है हवा में, हाँ वो किधर लिखा? वो ई में, ई फॉर एरर, डस्टबिन, बाकी सारी चीजें इसमें डाल दी। आपने कहना, मैंने कहना ये मैंने बिल्कुल इक्वेशन पूरी करके लिख दी है, बिल्कुल सही है। रेनफॉल मेन, जो मेन है वो इधर लिख दिया, बाकी आरा वगैरह में ईटीसी में लिख दिया। सेल्स कि कितनी कुछ चीजें सेल होती हैं, एडवर्टीजमेंट पर कितना खर्चा हो रहा है, एडवर्टीजमेंट पर डिपेंड करती है। हाँ ये मेन फीचर है। और उसकी अपनी कीमत, ये तो नहीं कि एडवर्टीजमेंट करें तो चूंकि एडवर्टीजमेंट बहुत है तो चलें जी खरीद दें, वो इतना शोर मचा रहे हैं। टेस्ट, मुझे ये चीज पसंद ही नहीं है, हाफ स्लीव शर्ट, तो अगर वो एडवर्टीजमेंट कह भी रहे हैं कि जी सस्ती होगी या 10 रुपए की ले ले, तो मुझे पसंद ही नहीं तो मैं तो नहीं लूंगा, सेल नहीं ना होगी। वो कहाँ लिखा हुआ है? वो यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद ठीक है, इक्वेशन पूरी हो गई। फाइबर, वो जो आप वहां से फाइबर निकालते हैं प्लांट से, वो जो जूट प्लांट होता है, उस जूट प्लांट का वेट से पता चलता है, वहां से निकल आई। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, किसी फैमिली के खर्चे किस पर डिपेंड करते हैं? मेन फीचर इनकम पर। कमाते कितने वो फैमिली वाले? 50,000 कमा रहे थे, लाख कर दिया। 50,000 कमा रहे थे, लाख कर दिया है, उस पर तो डिपेंड किया ना। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ इनकम पर ही है? नहीं, और भी फैक्टर्स हैं। आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आपके फैमिली मेंबर्स क्या हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है ना। कुछ लोग कमाते तो कम है, लेकिन वो कहते नहीं जी बस टॉर नहीं रहती फैमिली में, बरादरी में नाक कट जाती है जी, हमने इनकम चाहे हमारी जितनी, खर्चा हमने ठीक ठाक करना है। हाँ, एग्जम्पशन एक्सपेंडिचर और भी फैक्टर है, वो ई में लिखे हुए हैं। मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के उसके आईक्यू लेवल पर डिपेंड करते हैं। बाकी स्टडी आवर्स कितने हैं,
कितने घंटे पढ़ता है, ठीक है ना। क्या पढ़ता है, नावल तो नहीं पढ़ता रहता। उसके साथ मिसहैप तो नहीं हुआ एग्जाम में, वो किधर लिखा हुआ, वो इधर ही लिखा हुआ। ओके, डिमांड प्राइस पर डिपेंड करती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। प्राइस ऑफ अ कार, किसी कार की कीमत एज पर डिपेंड करती है, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करती है, उसकी ब्रांड पे डिपेंड करती है, ये होंडा है, सुजुकी है, क्या है, क्वालिटी है, ठीक है ना, वो सारे इधर लिखे हुए हैं। मेन यही होता ना किस मॉडल की कार है। ये सारी की सारी जो एग्जांपल मैंने आपको कोट की हैं, इसमें देखें एक वेरिएबल दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जो मैंने राइट पे लिखा है, राइट पे, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है किसको, जो लेफ्ट पे है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कह सकते कि जी अगर आप यील्ड बढ़ा देंगे तो फर्टिलाइजर बढ़ जाएगी, ऐसा कहना गलत है। फर्टिलाइजर बढ़ाने से यील्ड बढ़ेगी, ये ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिलेशन। रेनफॉल बढ़ेगी, टेम्परेचर डाउन चला जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा करेंगे, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा बारिश उतनी ही कम होती जाएगी, ये तो गलत है। रेनफॉल बढ़ने से टेम्परेचर डाउन होगा, ये ठीक है। अगर आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर किसी फैमिली के खर्चे बढ़ जाते हैं तो उनकी कमाई बढ़ती है, गलत। इनकम बढ़ती है तो खर्चे बढ़ते हैं, ठीक, यानी कि ये इसको इन्फ्लुएंस करेगा। आईक्यू लेवल बढ़ा है तो मार्क्स ज्यादा हो गए, आईक्यू लेवल बढ़ाना है तो ज्यादा नंबर ले ले, आईक्यू लेवल खुद ही बढ़ जाएगा, गलत। आईक्यू लेवल बढ़ेगा तो मार्क्स बढ़ेंगे। एज ऑफ अ कार, जितनी गाड़ी की एज ज्यादा होगी प्राइस कम होगी ना। तो डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप जो है वो इसमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जो राइट साइड पर आएगा इक्वेशन लिखते वक्त, वो इन्फ्लुएंस करेगा किसको, जो लेफ्ट साइड पर जाएगा। राइट साइड पे क्या आ रहा है, राइट साइड पर आ रहा है फर्टिलाइजर, रेनफॉल। इनको हम कहते हैं, ये रिग्रेशन एनालिसिस करने के लिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। वेरिएबल तो है लेकिन ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो लेफ्ट साइड का वेरिएबल है जो इन्फ्लुएंस होगा, यील्ड, टेम्परेचर, सेल, फाइबर, ये डिपेंडेंट कहलाएंगे। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तो रिग्रेशन करने के लिए दो वेरिएबल आपके पास होंगे। और सबसे पहले आपने, वैसे तो एग्जामिनर रूटीन में ही लिख के पता चल रहा होता है कि ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट, लेकिन अदरवाइज रिग्रेशन एनालिसिस करने के लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी। ये डेटा से देख के नहीं पता चलेगा आपको ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। ये वो आप समझ लें सेंस बताएगी कि हाँ जी फर्टिलाइजर यील्ड में यील्ड नहीं डिपेंड करना, फर्टिलाइजर पे टेम्परेचर ने डिपेंड करना, रेनफॉल पे सेल ने डिपेंड करना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पे। तो आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर असाइन करने पड़ेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल, अच्छा ये दो वर्ड हैं, एडवांस लेवल पर तो बड़े टेक्निकल हैं, लेकिन फिलहाल आपके लिए इसका कोई फर्क नहीं है। लेकिन चूंकि एग्जामिनर ने दिए हुए हैं अपने आई कैप की बुक में, तो मुझे एक्सप्लेन करना है। डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज रैंडम। अब रैंडम से क्या मुराद है? रैंडम से मुराद ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू को आप स्पेसिफाई ना कर सके। यानी कि अगर आप डेटा ले रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लाइक अगर आप फर्टिलाइजर देते हैं और फिर क्या यील्ड जो आएगी, यील्ड, उसको आप खुद उसकी वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, हम उसकी वैल्यू नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, हम उसकी वैल्यू को फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो हम उसे कह देते हैं कि ये रैंडम है, रैंडम, दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। ओके, क्या फर्टिलाइजर जब आपने यूज करनी है तो इसको फिक्स किया जा सकता है? हाँ, ये तो मेरे कंट्रोल में है। मैं अमाउंट फिक्स कर सकता हूं कि जी इस प्लॉट में मैंने 20 केजी डालनी है। वो तो नहीं कह सकते ये कैसे फिक्स हो सकता है, तो वो की जा सकती है। तो अमाउंट फिक्स की जा सकती है। तो पहली जो एग्जांपल है उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैं वैल्यू को फिक्स नहीं कर पाऊंगा, तो रैंडम। लेकिन पहली एग्जांपल की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा है, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, इसको मैं फिक्स कर सकता हूं। तो इसको कहा क्या जाता है? फिक्स्ड वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं।
तो यहां से मुराद क्या है, आपने फिक्स भी कह दिया, वेरिएबल भी कह दिया, तो फिक्स का मतलब तो फिक्स है। तो यहां फिक्स का मतलब कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट का मतलब जो वेरी ना करे, फिक्स का मतलब है ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जिसकी मैग्नीट्यूड को आप फिक्स कर सकते हो। तो मैं फर्टिलाइजर फिक्स कर सकता हूं। अब जरा दूसरी एग्जांपल में आए, टेम्परेचर कितना आज होगा, कोई भी डेटा ले ले तो उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकता, रैंडम। आज बारिश कितनी होगी, फर्टिलाइजर की अमाउंट तो आप फिक्स कर सके थे, लेकिन ये नहीं कर सकते, तो ये भी रैंडम। इस एग्जांपल में दोनों ही रैंडम। बस आपको मैंने रैंडम का वर्ड समझा दिया, ऐसा वेरिएबल जो कोई भी वैल्यू ले सके, और फिक्स वेरिएबल जिसकी वैल्यू को आप फिक्स कर सकें, कंट्रोल कर सकें, उसकी वैल्यू को असाइन कर सकें। डिपेंडेंट वेरिएबल रिग्रेशन में हमेशा रैंडम होगा, यानी कि किसी भी डेटे को देख लें, आप किसी की भी वैल्यू फिक्स नहीं कर सकते, किसी की भी वैल्यू नहीं आप फिक्स कर पाएंगे। लेकिन जो फिक्स वेरिएबल होता है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट, वो फिक्स भी हो सकता है, जैसे इस एग्जांपल में था ये फिक्स था, और वो रैंडम भी हो सकता है, जैसे दूसरी एग्जांपल में रैंडम। बस एग्जामिनर ने ना यही पूछा है कि रिग्रेशन एनालिसिस में अच्छा इसका कोई कैलकुलेशन का रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल एडवांस लेवल पर इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप समझ लें कि आपने बस ये समझना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल रैंडम, रैंडम से मुराद दैट मे अज्यूम एनी वैल्यू इन द डेटा, वी कांट फिक्स दैट वैल्यू। लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो अंडर द कंट्रोल हो सकता है, किसी एग्जांपल में हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट में फिक्स कर सकता हूं, कंपनी कहती है 5 लाख ही खर्च करना है, ये तो फिक्स हो गया। वेट ऑफ अ जूट प्लांट मैं नहीं फिक्स कर सकता कि जी डेटा लेना मैं जरूर ऐसा प्लांट ही लूंगा जिसका इतना वजन ही होना चाहिए। इनकम कई दफा फिक्स नहीं होती, कभी कहीं से आ गई इनकम, कभी कहीं से आ गई, कभी कहीं से आ गई। आप ये तो नहीं कर सकते कि स्टूडेंट का आईक्यू लेवल फिक्स करे कि जी मैंने फिक्स कर दिया इसकी आईक्यू लेवल क्या था, इंटेलिजेंट कोशेंट, लाइकी नलाइकी का लेवल। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है पहचानना फिक्स क्या है, रैंडम क्या है, कि नहीं जी इससे कैलकुलेशन पे फर्क तो पड़ना तो नहीं पड़ना। लेकिन ये बस, और ये एग्जामिनर आपको ये पूछता भी नहीं है कि इसमें ये फिक्स होगा कि ये रैंडम होगा, बस वो इतना आपसे पूछता है कि जी फिक्स और रैंडम से एक्चुअली मुराद क्या है। रैंडम जिसकी वैल्यू को कंट्रोल ना कर सके, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा रैंडम होगा, फिक्स जिसकी वैल्यू को फिक्स किया जा सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिक्स भी हो सकता है और रैंडम भी, तो दोनों में से कोई एक। ठीक है जी, तो ये मैंने अब रिग्रेशन एनालिसिस का आपसे इंट्रोडक्शन शेयर कर लिया, और नेक्स्ट टाइम हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स